हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं एक बार अभिषेक कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में हम आपके साथ हाइड्रोस्फीयर, एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों ने हमारा 99 रुपीज का प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी अपने जो हमने एक स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाया उन स्टूडेंट्स के लिए, उसे ज्वाइन कर लें। और जो भी मैं लेक्चर से रिलेटेड पीपीटीज और क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं स्टडी फंडा ऐप पे अपलोड कर देता हूँ। तो उसे उसका भी आप लोग यूज करें। और साथ में जो भी डाउट आते हैं उसका आप क्वेश्चन पूछ लीजिए लीजिए। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। सबसे पहले एज पर जैसे हम पढ़ते हैं, ये देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो हम पढ़ेंगे ओशन के बारे में। ओशन क्या होता है, फिर ओशन का फ्लो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन क्या क्या वहां पे रिलीफ फीचर्स हमें मिलते हैं, मेजर और माइनर रिलीफ फीचर, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ओशन फ्लोर में। ठीक है। किन किन फैक्टर्स पे टेम्परेचर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर अगर हम वाटर के अंदर जाएंगे तो कैसे वेरी करेगा, या वाटर के या ओशन सरफेस पे हॉरिजॉन्टली अगर मूव करेंगे तो कैसे वेरी करेगा। और लास्ट में अबाउट द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, कि ओशन वाटर हमें पता है सलाइन होता है। ठीक है। ड्यू टू मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो वो सैलिनिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ओशन के बारे में। तो ओशन क्या है। सो ओशन या वाटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये वाटर बॉडी जो भी आती है, ये हाइड्रोस्फीयर के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। ये कम्स अमंग दी फोर स्फीयर्स। हाइड्रोस्फीयर कम्स अंडर दी फोर स्फीयर्स। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ओशन, रिवर, लेक, ग्लेशियर, और वाटर बिलो द सरफेस लाइक ग्राउंड वाटर। सो ये ओशन के बारे में है या वाटर के बारे में है ब्रीफ, जो आप लोग बचपन से जानते हैं क्या होता है हाइड्रोस्फीयर क्या है। इट इज अ वाटर कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सरफेस के ऊपर का वाटर कौन कौन से हैं, ओशन, रिवर, लेक, ग्लेशियर्स, एक्सेट्रा। और सरफेस के नीचे के जैसे ग्राउंड वाटर, ये सब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिवीजन ऑफ ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर किन बेस कैसे डिवाइडेड है। ओशन फ्लोर मेजरली हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा ओशन फ्लोर है हम उसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और ट्रेंचेस। ये चार पार्ट्स में हम अपना ओशन वाटर को डिवाइड करते हैं। चलिए इन एक एक कंपोनेंट को या एक एक डिवीजन को डिटेल में देखते हैं और इसे पढ़ते हैं। ठीक है। जी। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ is a portion of the continent that is submerged under an area of relatively shallow water known as shelf sea. Much of these shelves are exposed by drops of sea level during glacial period. The shelf is surrounding by an island is called insular shelf. Okay, ये आप लोगों ने, मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया लेकिन आप लोगों को समझ गया है, पता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। बच्चों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टिनेंटल और शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट का वो पोर्शन है जिसके ऊपर अब ओशन या वाटर बॉडी ने उसको कवर कर लिया है। ठीक है। ये कॉन्टिनेंट का वो साइड वाला पोर्शन है जिसके ऊपर अब वाटर बॉडी आ चुकी है। बहुत ही शैलो वाटर बॉडी, शैलो सीज वगैरह आ चुकी है। तो जिस वजह से अब ये पोर्शन जो है पानी के अंदर जा चुका है। इस पोर्शन को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इतना, है ना। इतना आपका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर वाटर बॉडी या हमारा ओशन जो है इसके ऊपर आ चुका है, और जिससे यहाँ पे बहुत ही शैलो सीज, बहुत ही शैलो सीज, गल्फ्स, ये सब फॉर्म होता है। ठीक है। इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं।
So continental shelf is stretched margin of all continent occupied by comparatively shallow shelf. इट इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, मतलब ये सबसे कम गहरा पार्ट होता है ओशन का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्यों? क्योंकि हमने इस इमेज में देखा है, ये देखो ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, असली में ओशन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यहाँ पे देखो डेप्थ कितना है, मैक्सिमम इतना है, और यहाँ पे देखो डेप्थ कितना है, इतना है। तो इट इज द शैलोएस्ट पार्ट। हो गया ना शैलो पार्ट, समझ आ रहा है? बस, ठीक है। शेल्फ नॉर्मली एंड्स विद वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड शेल्फ फेड। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये देखो ये पोर्शन, ये कहाँ एंड हो रहा है? बहुत ही स्टीप स्लोप पे एंड हो रहा है। कितना ये स्टीप स्लोप है? इसे क्या कहते हैं? कॉन्टि इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है हमारा एक बहुत ही स्टीप पोर्शन पे खत्म होता है, ठीक है, एक स्टीप इंक्लाइन पे खत्म होता है। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहीं कहीं बहुत नैरो होता है या फिर एप्स ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, जैसे कोस्ट ऑफ चिली और कोस्ट ऑफ वेस्ट सुमात्रा में कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। और कहीं कहीं ये बहुत बड़ा होता है, जैसे साइबेरियन शेल्फ इन आर्कटिक ओशन, ये जो है आपका अराउंड 1500 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं विद टाइम, ठीक है। एंड दे टर्न आउट टू बी द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यहीं पे आपके जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपके यहीं पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, वो अपने साथ क्या लाते हैं, वो अपने साथ अलोंग विद फॉसिल्स वगैरह को ले आते हैं, इकट्ठा होता रहता है। और दिस इज द रिच पार्ट ऑफ द, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल आपको देखने को मिलता है। यही आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है, ये आप लिख लेना, इसमें मिसिंग है। ग्रेडियंट इज 1 और लेस। यहाँ पे जो आपकी चढ़ाई होती है वो 1 डिग्री या उससे कम होती है। जो हमारा ग्रेडियंट जिस होता है वो 1 या 1 से कम होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एवरेज जो विड्थ होती है ये हम 80 किलोमीटर मान के चलते हैं, ठीक है, एवरेज विड्थ। और बस इतना ही है। इट इज अ फोटिक जोन रिच इन मरीन लाइफ। फोटिक जोन मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा सन की सनलाइट जाती है, ठीक है, जिस वजह से ये जोन का रिच इन मरीन लाइफ होता है। मतलब जहाँ पे जितना बड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वहाँ पे उतने ज्यादा हमारी मरीन लाइफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। दैट्स इट। अगला है कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन बिटवीन, देखो, शेल्फ और अबाइसल प्लेन को, देखो ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसको, और यहाँ पे हमारा अबाइसल प्लेन या ओशन प्लेन आता है। इसको जो पार्ट जोड़ती है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। कंप्राइजेस ऑफ स्टीप कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये बहुत ही स्टीप होता है, ये बहुत ही मतलब इसका ग्रेडियंट काफी हाई होता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप लिंक्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशन बेसिन, मतलब शेल्फ को, जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे, इसको, ओशन बेसिन को, इन दोनों को जो लिंक करता है इस पोर्शन को कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इट स्टार्ट्स वेयर द बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड अब्रप्टली ड्रॉप्स ऑफ द स्टीप स्लोप। और देख रहे हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और एकदम मतलब काफी स्टीप स्लोप है, और ये आपके बेसिन को ज्वाइन करता है। यहाँ पे आपको कैनाइंस और ट्रेंचेस देखने को मिल जाएंगे। अब ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको अभी आपको वरी करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको कैनियंस और ट्रेंचेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डीप सी प्लेन, इट इज द अंडर वाटर प्लेन ऑन डीप ओशन फ्लो, ठीक है। ये प्लेन है इन डीप ओशन फ्लो। यहाँ इसकी जो डेप्थ है इट वेरीज फ्रॉम 3000 to 6000 मीटर। क्या है मतलब, मैं आपको बता दूं, ये समुद्र के नीचे का एकदम प्लेन एरिया, ठीक है। समुद्र के नीचे का जो ओशन के अंदर जो है, वहां पे जो एकदम फ्लैट एरिया है, एक फ्लैट फील्ड है, उसे हम डीप सी प्लेन या अबाइसल
ABYSSL अबाइसल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। जेंटली स्लोपिंग, इसका स्लोप बहुत ही जेंटल होता है। ठीक है। आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप की तरह एब्रप्ट इसके स्लोप नहीं होते, बहुत ही हल्की सी ऐसे जेंटल स्लोप होता है। ठीक है। इट इज द फ्लैटेस्ट एरिया ओवर द अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ है, पूरे धरती के ऊपर सबसे फ्लैटेस्ट एरिया आपका डीप सी प्लेन को ही हम कहते हैं। ठीक है। इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ फाइन ग्रेन्ड डिपॉजिट्स लाइक सिल्ट एंड क्ले। ये सिल्ट और क्ले से भरा हुआ रहता है। ठीक है। इसमें ज्यादा, इसमें ना ज्यादा समझाने वाले कॉन्सेप्ट कम है। ठीक है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको डीप सी प्लेन समझ आया। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंचेस। ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ठीक है। ट्रेंचेस क्या होता है? जहां पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होता है, ठीक है, और अबाइसल प्लेन जहां पे स्टार्ट होता है, उस बीच में कहीं कहीं हमें देखने को मिला है कि एक बहुत ही नैरो वी शेप्ड इस टाइप का, यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो एरिया फॉर्म होता है इससे हम ट्रेंचेस कहते हैं। ये फॉर्म क्यों होता है? ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ये फॉर्म होता है, और यहीं से हमें प्लेट मूवमेंट के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है काफी ज्यादा। ठीक है। ये जो ट्रेंचेस हैं, इट इज एसोसिएटेड विद एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पे काफी एक्टिव वॉल्केनोज आते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स आते हैं इन ट्रेंचेस पे, इन ट्रेंचेस के अंदर से। ठीक है। ये 3 से 5 किलोमीटर डीप होते हैं आपके नॉर्मल ओशन फ्लोर। ये जो आपका अबाइसल प्लेन है या डीप सी प्लेन है, यहाँ से ये तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर नीचे गहरे होते हैं। ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेंचेस। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया मेजर रिलीफ फीचर। मतलब ओशन में अगर हम देखो, सरफेस के ऊपर हम पढ़ते हैं तो मेजर रिलीफ फीचर में हमारे क्या आते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्टल प्लेन, ठीक है, आइलैंड्स, ये आते हैं। ये हमारे मेजर रिलीफ फीचर्स हैं। वैसे ही ओशन के अंदर हमारे हमने मेजर रिलीफ फीचर पढ़ लिए। अब हम कुछ माइनर रिलीफ फीचर पढ़ेंगे जो कि छोटे होते हैं बट सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। सबसे पहला, मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज क्या होती है? ओशन फ्लोर के बीच से, ठीक है, यहाँ से मैग्मा रिलीज होता है, लावा रिलीज होता है। ये उसके बाद ये लावा फैलते फैलते काफी सारे स्मॉल माउंटेन रेंज फॉर्म कर लेता है। मिड ओशियनिक रिज इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज। पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो माउंटेन रेंज फॉर्म होती है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। यहाँ पे दो प्लेट आई, ठीक है, दो प्लेट आई, ये आपस में टकराई। ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के हिसाब से ये दो प्लेट आपस में टकराई। ठीक है। आइदर कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हुई या डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट हुई। इसके अंदर से लावा का इरप्शन हुआ। वो लावा फिर धीरे धीरे माउंटेन्स फॉर्म करता है। ठीक है। अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस। इट इज कंपोज्ड ऑफ माउंटेन्स डिवाइडेड बाय लार्ज डिप्रेशन। देख रहे हैं? ये माउंटेन रेंज है, फॉर्म हुआ है एक डिप्रेशन, दोनों साइड फॉर्म हुआ है माउंटेन रेंज, बीच में एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा टाइप का। ठीक है। यहाँ पे इसकी जो माउंटेन रेंज की जो पीक है, इट कैन बी एज हाई एज 2500 मीटर्स एंड कैन इवन रीच अबव द ओशन सरफेस। और कभी कभी देखा गया है कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो है ओशन सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड है कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। यूएस का कंट्रोल है ना इस पे? यूएस का है या जापान का? आई थिंक जापान का। हाँ, जापान का कंट्रोल है इस पे। मैं श्योर नहीं हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। शायद यूएस का है या जापान का कंट्रोल, तो ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में देख के बताओगे। ठीक है। मैं देखूंगा आंसर। तो ये जो हवाईन आइलैंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज। और ग्रीनलैंड आइलैंड जो है, ग्रीनलैंड आइलैंड, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ मिड ओशनिक रिज। वो ओशन फ्लोर से ऊपर उठ के आ गए। कुछ एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिज के: मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, पैसिफिक अंटार्कटिक रिज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी माउंट। सी माउंट क्या होता है, या एक अगला रिलीफ फीचर है। सी माउंट आर द माउंटेन्स पॉइंटेड पीक्स, ठीक है, माउंटिंग फ्रॉम द सी फ्लोर
जस्ट अ मोमेंट। एंड डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। देखो, सी माउंट क्या होता है? सी माउंट आपका एक पॉइंटेड माउंटेन पीक होता है ओशन फ्लोर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो माउंटेन पीक है, ये जो सी माउंट है, ये आपका सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता। डू नॉट रीच ओवर द सरफेस, ठीक है। इट इज द पॉइंटेड माउंटेन पीक्स फ्रॉम माउंटिंग फ्रॉम द सी फ्लोर से उठता है, लेकिन ये आपका सरफेस के ऊपर नहीं आ पाता। दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, ये वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। सी माउंट्स कैन बी 3500 टू 4500 मीटर टॉल। इनकी जो चौड़ाई है ये काफी बड़ी होती है। एक पैसिफिक ओशन में एक सी माउंट है, एम्परर सी माउंट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हाईलैंड हवाइन आइलैंड का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। एम्परर सी माउंट जो पैसिफिक ओशन में है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सी माउंट। अगला है सबमरीन कैनियंस। ये कहाँ पे आपके मिलते हैं? ये आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप्स में। इट आइदर ओरिजिनेट्स विद इन कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप या शेल्फ में आपको मिलते हैं। हवाइन ये कैनियंस क्या होते हैं? कैनियंस होते हैं कि देखो, जब यहाँ पे आपका ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ शेल्फ है, ये स्लोप है, और यहाँ पे ट्रेंचेस बने, और ये आपका अबाइसल प्लेन। शेल्फ, स्लोप, और ये प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी, यहाँ से जो वाटर बॉडी, यहाँ से जो रिवर आती है, ठीक है। ये रिवर जब यहाँ से नीचे गिरती है, तो ये अपना जो, क्या कहते हैं, इसका जो सरफेस है, इस सरफेस को इरोड करते हुए जाती है, जिस वजह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का क्रिएट हो जाता है। वो जो गड्ढा है उसे हम सबमरीन कैनियंस कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। आप ना गूगल पे सर्च करना अबाउट ग्रैंड कैनियन, यूएस में, ठीक है। वो तो लैंड के ऊपर है, वैसा ही कुछ स्लोप या शेल्फ में जो क्रिएट होता है, उसे हम सबमरीन कैनियंस कहते हैं, मतलब समंदर के अंदर का कैनियन। और ये ऐसे ही क्रिएट होता है ड्यू टू जो यहाँ से रिवर बॉडी, वो जो रिवर्स ओशन में अपना वाटर को रिलीज करती है ना, उनमें स्पीड तो होता है, फिर वो जाती है और अपना सरफेस को इरोड करती रहती है, उससे एक कैनियन टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अगला है ग्योर्ड्स। इट इज अ फ्लैट टॉप सी माउंट। ये भी सी माउंट होता है, लेकिन इसका क्या स्पेसिफिकेशन है? इसका जो टॉप है वो फ्लैट होगा। हमने सी माउंट पढ़ा था क्या होता है? इसका पॉइंटेड पीक होती है, बट यहाँ पे ग्योट में इट इज हैज दी फ्लैट पीक। इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल माउंट। ये भी वॉल्केनिक ओरिजिन के होते हैं। अब ये इसका, क्या कहते हैं, ये हुआ कैसे? ये ग्योट का ऊपर का हिस्सा है, ये गायब कैसे हुआ? ये गायब होता है ड्यू टू ओशनिक करेंट्स, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ड्यू टू कांस्टेंट ओशनिक करंट, ओशन वाटर मूव करती रहती है, इसके ऊपर की पीक को इरोड कर दिया, और ये जो पहले ये जो पॉइंटेड सा था, ठीक है, वो अब फ्लैट टॉप बन चुका है, ठीक है। सो ये हो गए आपकी ग्योट्स। आगे देखते हैं लास्ट में, अटोल। अटोल क्या है? इट इज अ रिंग शेप कोरल रीफ कंटेनिंग कोरल रीफ एंड कंपास लगून इनकम्प्लीटली और कंप्लीटली, ठीक है। दीज आर दी लो आइलैंड्स फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिकल ओशन। इट मे बी पार्ट ऑफ सी लगून और ओकेजनली encircling द brackish saline वाटर। देखो, अटोल होता है, ठीक है, एक कोरल रीफ होता है, एक ऐसे सर्कुलर शेप में, रिंग शेप में कोरल रीफ होता है, जिसके बीच में ओशन वाटर प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। यही है आपका टोल। इसका आप डायग्राम देख लीजिएगा गूगल पे, बट आपका टोल यही होता है। ये एक सर्कुलर शेप, रिंग शेप कोरल रीफ होता है। कोरल रीफ कैसे फॉर्म होता है? ये ड्यू टू कोरल्स, कोरल्स की मदद से ये कोरल रीफ आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये कोरल क्या होता है? ये कोरल एक आपका सी में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका जब वो मर जाता है तो उसके स्केलेटन से ये कोरल रीफ्स फॉर्म होते हैं। इट इज अ सर्कुलर शेप कोरल रीफ। दिस इज योर ऑटो। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ ओशन फ्लोर। अब हमने ओशन फ्लोर के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि ओशन फ्लोर का जो टेम्परेचर है वो कैसे वेरी करता है। और
सबसे पहले देखते हैं ओशन फ्लोर में जो टेम्परेचर, जो कि उसमें टेम्परेचर कैसे आएगा, मतलब टेम्परेचर हीट से आएगा, उसमें टेम्परेचर आता कैसे। तो सन इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें पता है सन प्रिंसिपल सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे। सन से ही जो हीट आती है, जो लाइट हीट हीट एनर्जी आती है, वो ओशन फ्लोर के टेम्परेचर, ओशन फ्लोर में टेम्परेचर ऐड करती है। और ये टेम्परेचर वेरी करता है। किन फैक्टर्स पे ये वेरी करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन फैक्टर पे होता है कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जी वो आपके लैटिट्यूड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स, कि विंड आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ओशनिक करंट, वार्म एंड क्लोज करंट, एंड क्लोज सी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अबाउट लैटिट्यूड। सो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन गेट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, ठीक है, एंड दस टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर गेट डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। क्या बोल रहे हैं कि जो इंसुलेशन, जो अ, धूप आती है, ये आपकी डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल के, उसमें देखें हम तो इक्वेटर पे ज्यादा धूप आएगी, ज्यादा हीट एनर्जी आएगी एज कम्पेयर टू पोल्स, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और पोल्स पे आपकी इनडायरेक्टली सनलाइट पड़ती है ना, तो टेढ़े में पड़ती है। तो ये तो आपको भी पता है, नॉर्मल सी बात है कि जितना आप वो हाई लैटिट्यूड में जाएंगे उतना ठंडा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वहाँ सनलाइट, वहाँ सन की जो है वो डायरेक्ट रेज नहीं आती है, वहाँ पे स्लांटिंग रेज आती है। स्लांटिंग रेज आती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बड़े से एरिया पे एक बहुत थोड़ी सी एनर्जी होगी, और डायरेक्ट रेज आएगी तो क्या, बहुत छोटे एरिया पे बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई हीट एनर्जी आएगी। ठीक है, अगला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो, वाटर गेट्स हीट इनडायरेक्टली फ्रॉम लैंड, एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव मोर लैंड कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो वाटर है इट इज वार्मर देन सदर्न हेमिस्फेयर। देखो, लैंड बहुत जल्दी हीट गेन करता है, बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू ओशन वाटर। तो उससे होता ये है, जो ये एक्स्ट्रा हीट इसने जो गेन कर ली, तो ये ओशन वाटर में, ओशन में ये रिलीज कर देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उससे होता ये है, अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ओशन बॉडी है उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, दे आर वार्मर एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अनइक्वल लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमारा ओशन वाटर के टेम्परेचर इफेक्ट करता है। अगला पॉइंट है प्रिवेलिंग विंड्स, कि विंड्स किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टू ओशन वाटर ड्राइव वार्म वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, लीडिंग द अपवेलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम बिलो, लीडिंग लीडिंग टू अ लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर। अब ये क्या कह रहे हैं, ये समझते हैं। जो जो विंड लैंड से ओशन की तरफ ब्लो करता है, तो वो अपने साथ ओशन वाटर, जो कि लैंड के पास में जो ओशन वाटर था, ये वार्म होगा। क्यों होगा? कि आपका लैंड जो है ये वार्म है, तो उससे ये वाला वाटर भी वार्म हो जाएगा। ये विंड जो लैंड से ओशन की तरफ ब्लो कर रहा है, ये इस वाटर को, सरफेस वाटर को यहाँ से हटा के ले जाएगा। जब ये इसको यहाँ से हटा के पीछे ले जाएगा, तो नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा, है ना, ऊपर सरफेस वाटर चला गया। फिर ये ठंडा पानी जो नीचे से पानी आया ये गर्म हुआ, इसको फिर से इस साइड ले गया लैंड ब्रीज, फिर से ऐसा हुआ, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं ओशन करंट। अगला फैक्टर जो कि ओशन के टेम्परेचर को वेरी करता है, इट इज द ओशन करंट। वार्म ओशन करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज, है ना। जो वार्म ओशन करंट है वो कोल्ड एरियाज में टेम्परेचर बढ़ाएगी, क्योंकि उसके पास गर्म पानी है। और वहीं कोल्ड ओशन करंट डिक्रीजेस द टेम्परेचर इन वार्म एरियाज, कोल्ड ओशन करंट टेम्परेचर डिक्रीज करेगी। अगला पॉइंट है एनक्लोज सी। एनक्लोज सी वो सी होते हैं जो चारों तरफ लैंड बॉडी से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, एनक्लोज सी वो सी होते हैं जो चारों तरफ लैंड बॉडी से घिरे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी। कैस्पियन सी आपका एग्जांपल है एनक्लोज सी का। ठीक है, तो इन लोअर लैटिट्यूड एनक्लोज सी हैज रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन ओपन सी। क्यों?
देखो एनक्लोज सी जो आपका सी वाटर आपका यहाँ लैंड से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो इसमें इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि लैंड के ये एकदम पास है ना। तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहीं अगर हम हायर लैटिट्यूड में देखें तो लैंड नहीं, पहले हम इसको लोअर लैटिट्यूड में देखते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि ये लैंड के चारों तरफ से है, चारों तरफ से इसमें हीट एनर्जी आ रही है। ठीक है, लैंड आपका जल्दी गर्म होता है तो हीट जल्दी रिलीज करता है, तो चारों तरफ से हीट आ रही है, तो यहाँ पे पानी गर्म होगा। अब ओशन और जो ओपन सी होगा जहाँ पे लैंड केवल एक साइड से होगा, तो यहाँ पे और इसके कंपैरिजन में बताओ गर्म क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसमें हीट एनर्जी आ रही है एज कम्पेयर टू दिस, है ना। और वहीं हाई लैटिट्यूड में जो एंक्लोज सी होता है उसमें पानी ठंडा होता है एज कम्पेयर टू ओपन सी। अब क्यों होता है ठंडा पानी? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एंक्लोज सी में आपका फ्रेश वाटर या ओशन करंट आपका नहीं आ पाता है, ओशन करंट नहीं आ पाता है, वार्म ओशन करंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट सही रहेगा। और ये जो ओपन सी है हायर लैटिट्यूड में, यहाँ पे ओशन करंट वगैरह आ रहे हैं, वार्म ओशन करंट, तो यहाँ का पानी अ, ज्यादा गर्म होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, समझ आया? एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर। अब ओशन का जो टेम्परेचर है ये हॉरिजॉन्टली किस वे से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? ठीक है, तो देखते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एवरेज सरफेस टेम्परेचर एट ट्रॉपिकल वाटर इज 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सही बात है, क्योंकि इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा टेम्परेचर, पोल पे कम रहेगा। रेट ऑफ डिक्रीज इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। ये आपका कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन बट ये कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन बट हम इसको ऐसा अज्यूम करते हैं। ठीक है, कहीं पे ज्यादा डिक्रीज होता है, कहीं पे कम, तो ऑन एन एवरेज ये हम 0.5 डिग्री सेल्सियस को अज्यूम करते हैं। सॉरी, जो यहाँ पे बहुत ठंडा है, तो उस वजह से मेरा भी टेम्परेचर हाई हो रखा है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस एट 20 डिग्री लैटिट्यूड एंड 14 डिग्री सेल्सियस एट 40 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पोल्स पे जो आपका ओशन वाटर होगा उसका टेम्परेचर इज क्लोज टू जीरो। यहाँ 0 डिग्रीज जो है, इट इज क्लोज टू जीरो। आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बहुत 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 नेगेटिव होगा, जैसे हम जीरो अज्यूम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके याद कर लें। हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये इक्वेटर पे रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डेंस क्लाउड होता है एट इक्वेटोरियल रीजन। अब डेंस क्लाउड होता है तो इससे क्या होगा, बताओ? मैंने आपको बताया था कि क्लाउड का या फिर आइस का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। एल्बिडो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सनरेज, है ना। हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर वाले वीडियो में। तो जो आपका क्या कहते हैं, इक्वेटर रीजन पे क्लाउड्स फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे जो सन रेज होंगे वो वहां पे एल्बिडो ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू हाई क्लाउड। उस वजह से यहाँ पे जो क्या कहते हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है सी का, ये उतना हाई नहीं होता। दूसरा, इक्वेटर गेट्स कन्वेंशनल रेनफॉल ऑल ओवर द एरिया। इक्वेटोरियल रीजन पे साल भर पानी होता रहता है, डेली बरसात होती है। उस वजह से जो रेन वाटर है वो कंटिन्यू आके टेम्परेचर को हाई नहीं होने देता है। अब किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना, ये अभी हम देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। बट कांस्टेंट रेनफॉल होने की वजह से आपका टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, एंड ये एक और पॉइंट है, एज फ्रेश वाटर इज रिलेटिवली कूलर देन सॉल्ट वाटर। जो आपका फ्रेश वाटर है ये सॉल्ट वाटर से थोड़ा ठंडा होता है। दूसरा, इक्वेटोरियल रीजन रिसीव rivers such as Amazon and African river add huge fresh water to the ocean. इक्वेटोरियल रीजन पे जो क्या कहते हैं, जो रिवर सिस्टम है, जो रिवर्स है, काफी ज्यादा आपका पानी रिलीज करती है ओशन फ्लोर में। ठीक है, तो इस वजह से
इस वजह से काफी ज्यादा पानी रिलीज करती है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है ये उतना हाई नहीं होता एज कम्पेयर टू स्लाइटली नॉर्थ ऑफ इक्वेटर्स। ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन पे आपका सबसे हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ड्यू टू दीज थ्री रीजंस। कहाँ मिलेगा? स्लाइटली नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है। अब देखो, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ ओशन हैज रिलेटिवली मोर टेम्परेचर एज देन सदर्न हेमिस्फीयर ओशन वाटर। क्यों? क्योंकि लैंड वहां पे ज्यादा होती है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ओशन वाटर का। अब देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर कैन बी शोन इन टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल। ये जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल हम देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओशन लेयर का कैसे होता है। ठीक है। इसे हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। ठीक है। फर्स्ट लेयर टॉप लेयर से 500 मीटर की डेप्थ तक, सेकेंड 500 से 1000, और थर्ड 1000 से बॉटम ऑफ द ओशन। ठीक है। ये जो आपका हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोअर और मिडिल लैटिट्यूड में कांस्टेंट रहता है। और पोल्स पर ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पोल्स पर ऐसा सिस्टम? क्योंकि पोल पर तो भाई साल भर आपका ओशन वाटर, सरफेस वाटर का टेम्परेचर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। क्योंकि यार वहां तो हवा, वो सनलाइट जा ही नहीं रही है ना, हीट एनर्जी जा ही नहीं रही है, वहां का टेम्परेचर तो जीरो ही होगा। बस, बात खत्म। ओके। अब ये एक वर्ड है सेकेंड लेयर और थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको इस वर्ड का मतलब समझ आएगा। फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर टू 500 मीटर डेप्थ तक जो होता है। ठीक है। यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो होता है ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये इट प्रेजेंट ऑल टाइम इन ट्रॉपिकल वाटर, बट इन मिडल लैटिट्यूड इट इज प्रेजेंट ओनली इन समर सीजन। ये जो आपका टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, ये ट्रॉपिकल वाटर्स में, जो एक ट्रॉपिकल रीजन है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक, यहाँ पे साल भर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती है। बट मिडिल लैटिट्यूड में ये केवल समर सीजन में होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न पे चला जाएगा, केप्रिकॉर्न पे चला जाएगा इन दिसंबर, तो यहाँ पे हीट एनर्जी कम पड़ेगी, उससे यहाँ पे जो ओशन सरफेस वाटर, ओशन वाटर का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। बस इतना। सेकेंड लेयर और थर्मोक्लाइन लेयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोक्लाइन लेयर। थर्मोक्लाइन वर्ड का मतलब क्या होता है? एज इट इज, थर्मोक्लाइन वर्ड का मतलब होता है रैपिड डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। इसको याद कर लेना, रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे ही डेप्थ बढ़ती है और टेम्परेचर गिरता है, उसे हम कहते हैं थर्मोक्लाइन। इसको क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डेप्थ। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो, सरफेस वाटर, ये जो मैप है इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 0 से 500 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, डिक्रीज होता है लेकिन सेम होता है। बट यहाँ पे जो सेकेंड लेयर देखो आप, 500 से 1000 वाला, यहाँ पे आप देखो कितने रैपिडली डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। इस लेयर को हम कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। ठीक है। थर्ड लेयर, इट इज बिलो द थर्मोक्लाइन एंड एक्सटेंड अप टू द बॉटम ऑफ द ओशन। थर्मोक्लाइन से नीचे होता है और बॉटम ऑफ द ओशन तक होता है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज वेरी लो। ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तो इतना नीचे है, इतना डेप्थ में है, यहाँ पे तो टेम्परेचर वेरी ही बहुत कम होता है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है। जो भी आपका टेम्परेचर वेरी होता है ये आपका फर्स्ट और सेकंड लेयर होता है। यहाँ पे इतने नीचे ओशन वाटर में आपका क्या कहते हैं, सनलाइट जाती नहीं है, तो यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे गिर रहा है, कितना मतलब पानी का वो नीचे गिर रहा है, डेप्थ हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर में उतना कोई खास फर्क आया नहीं है। मैक्सिमम 1 to 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है। ठीक है। टेम्परेचर इज क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। पोलर रीजन है, हमने पढ़ रखा है क्यों होता है। बस। अब सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सैलिनिटी मतलब क्या होता है?
सैलिनिटी मीन्स होता है टोटल सॉल्ट डिजॉल्व इन सी और ओशन। टोटल सॉल्ट सी और ओशन में जो डिजॉल्व होता है उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। कितना सॉल्ट डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, उससे हम सैलिनिटी मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है। 24.7 पीपीटी इज रिगार्डेड एज द अपर लिमिट ऑफ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कैसा होता है? जो आपका सॉल्टी वाटर होता है, इसे हम ब्रैकिश वाटर। इससे ऊपर जाएंगे तो वो सी वाटर के उसमें आ जाएगा, इससे नीचे रिवर वाटर। ठीक है। द सिग्निफिकेंट फैक्टर डिसाइडिंग द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल वाटर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो सैलिनिटी है, ये वहां के जो ओशन लाइफ है, वहां का जो भी क्या कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है ओशन में, जो भी चीजें हैं, उन सबको ये मतलब क्या कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है। देखो बच्चों, हर फैक्टर, आपका हर ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट है वहां के सराउंडिंग के लिए। अब अगर मान लो माउंटेनियस रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों की हाइट छोटी होती है। आपने मोस्टली देखा होगा, लोग छोटे छोटे हाइट के होते हैं। आपने नेपाल में देखे, और छोटे हाइट के होते हैं। उनके आईज डिफरेंट होता है, उनका फेस फेस कलर, फेस का पैटर्न अलग होता है एज कंपेयर टू प्लेन। ठीक है। यहाँ पे इनका ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे इनके फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यार एक माउंटेनियस, एक जो आपका रीजन है, एक ज्योग्राफिकल रीजन जो है, वो डिसाइड करता है इन सारी चीजों को। एज कम्पेयर टू प्लेन्स आप देखो, ये सब बहुत ही अलग है। प्लेन में आपको बंदों की हाइट अलग मिलेगी, फेस उनका अलग होगा, आइज अलग होगी, इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, इनके फेस्टिवल्स अलग होंगे। सो ऑल दीज फैक्टर्स, जो आपका जोग्राफिकल फैक्टर है, डिपेंड्स, ये वेरी आपका क्या करता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली लाइफ में, है ना। तो वैसे ही जहाँ पे सॉल्ट वाटर ज्यादा होगा वहाँ का ओशन लाइफ अलग होगी, जहाँ पे कम होगा वहाँ अलग होगी। जो वार्म ओशन होगा वहाँ की अलग होगी, जो कोल्ड ओशन होगा वहाँ की अलग होगी, बस। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके सैलिनिटी को वेरी करते हैं? तो सैलिनिटी ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटरकनेक्टेड। देखो, जितना ज्यादा वाटर सलाइन होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा। डेंसर क्या? उतना ज्यादा गाढ़ा पानी होगा। जितना ज्यादा सलाइन होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा। सो दे आर इंटरकनेक्टेड। Salinity of ocean water is influenced by evaporation and precipitation. बेसिकली इन दो चीजों पे डिपेंड होता है। तो कैसे करते हैं? जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब सपोज करो ये आपका पानी है, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्ट जो है मिला हुआ है, यहाँ से इवेपोरेट पानी हो गया। ठीक है। तो बचेगा क्या सॉलिड कंटेंट में? सॉल्ट। सॉल्ट बचने से क्या होगा? ये पानी सॉल्टी हो जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, इतना इतना ही एरिया, इसमें इतना ही सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन हुआ। हमने पढ़ा है फ्रेश वाटर में सॉल्ट बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। यहाँ पे पानी गिरा, यहाँ पे पानी गिरा, सॉल्ट क्या कंसंट्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पे आपका सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑल दीज फैक्टर्स, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन वेरी। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ज्यादा रिवर्स अपना वाटर रिलीज कर रही है, रिवर वाटर का हमने पढ़ा है सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम होता है, ज्यादा वाटर रिवर वाटर अपना रिलीज कर रही है, तो यहाँ पे कम होगा सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे कम कर रही है तो ज्यादा होगा। ठीक है। इन पोलर रीजन द सरफेस सैलिनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आइस। जो आपका पोलर रीजन है वहां पे फ्रीजिंग और मेल्टिंग से आपका सैलिनिटी, सरफेस सैलिनिटी वेरी करता है। कैसे? अगर आपका ग्लेशियर है या आइस शीट है, वो आइस शीट है, ठीक है सर, पोलर रीजन में वो मेल्ट हो गई, उसने फ्रेश वाटर रिलीज कर दिया, सॉल्ट कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, सैलिनिटी डिक्रीज। अब जो आपका वाटर है वो फ्रीज हो गया। आपका सॉल्ट तो फ्रीज नहीं होगा ना, वाटर ही फ्रीज होगा। वाटर फ्रीज हो गया। अब जितना पानी बचा उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और वहां पे क्या कहते हैं, सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। समझ रहे हो?
सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी, मेल्ट होगा तो डिक्रीज होगी, फ्रीज होगा तो इंक्रीज होगी। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस एरिया ऑफ सैलिनिटी बाय मूविंग वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। विंड भी आपका इन्फ्लुएंस करता है, कैसे आपका पानी वो क्या कहते हैं ओशन वाटर को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाता है, उससे आपकी सैलिनिटी वेरी करती है। ओशन करेंट्स कंट्रीब्यूट इन सैलिनिटी वेरिएशन। ओशन करंट भी कंट्रीब्यूट करती हैं। द चेंज इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस। अगर टेम्परेचर हाई हो है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सॉल्ट ज्यादा होगा। टेम्परेचर उतना हाई नहीं है तो इवेपोरेशन कम होगा, तो सॉल्टनेस सैलिनिटी कम होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस फैक्ट को नोट करो, बिकॉज इस फैक्ट से मैंने CDS, CAPF, FCAT, NDA, इन सभी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूँ इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसे अपने दिमाग में सेट कर लेना। बे ऑफ बंगाल सैलिनिटी कंसेंट्रेशन इज, वेट, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, ये मैं इसे रब कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो ट्रस्ट मी, आपने अच्छा किया है। और ये पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं आपके साथ ग्रुप में जो हमारा स्टडी फंड CDS FCAT का ग्रुप है उसमें शेयर भी कर दूंगा क्वेश्चंस along with ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते क्या है स्टेटमेंट। सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी इज मोर देन एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। व्हाई? बिकॉज मोर रिवर वाटर, मोर रिवर्स रिलीज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी के कंपैरिजन में देखें तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा रिवर अपना पानी रिलीज करती है, और हमने देखा है कि अगर पानी ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा फ्रेश वाटर आएगा, तो वहां पे सैलिनिटी डिक्रीज होगी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? कोई भी इसमें किसी भी पोर्शन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछा करिए। आप मुझे बताइए कि सर मेरे को यहाँ डाउट है, इस पॉइंट पे डाउट है, आप मेरे को कमेंट करिए। प्लस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस पे लाइक्स दीजिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और दूसरा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन का लेवल बढ़ सके। तो इस तो ये काम आपको करना है, वीडियो पे कमेंट करना है, बताना है कि कैसी लगी, अच्छी लगी, सर ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या कोई डाउट है कमेंट करके मुझसे पूछो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे चैनल स्टडी फंडा CDS F CAT को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।